हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम CFT से भी प्रदर्शित करते हैं या हम जानते हैं। याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने केमिस्ट्री का 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, उसी में हमने क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत भी आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसे जानेंगे, और मेरा लक्ष्य यही है कि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करें। ठीक है, तो चलिए हम समझाकर आपको एक एक पॉइंट्स को याद कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उपसंयोजक यौगिक पढ़ रहे थे, जिसका लेक्चर ये 5 है, और 5वां इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये टॉपिक है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहली बात, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो एक थे एच बैठे, या एच बथे भी हम कह सकते हैं, BATHE होता है। तो यह सिद्धांत एच बैठे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, एच बथे भी कह सकते हैं या बैठे भी कह सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हम थॉमसन को थॉमसन भी कहते हैं, टॉमसन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने भाषा के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप एच बैठे भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात, क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो एच बैठे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इतनी बात आप समझ गए। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या बात बताया गया? इस सिद्धांत के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि हमने जब उपसंयोजक यौगिक पढ़ा था, थोड़ा सा आप समझिएगा, बेसिक में बातें कुछ बता रहा हूं। जैसे कि उपसंयोजक यौगिक पढ़ा था K4FeCN का होल 6, ये हमने पढ़ा था ना। तो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो आपको ये Fe दिखाई दे रहा है, ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। पता नहीं आपको याद भी है या नहीं, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये जो Cn दिखाई दे रहा है, ये है लिगेंड है। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पर क्या बातें कही गई उसको समझिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं, मतलब यहाँ तक समझिए, जब ये केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड के संपर्क में आएंगे, तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका जो डी कक्षक होता है, इसका बाहरी जो डी कक्षक होता है, वो 2 असमान ऊर्जाओं में टूट जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आता है, तो क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, वो असमान ऊर्जा वाले 2 प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। ठीक है, इतनी बात सबसे पहली बात, इस नियम के अनुसार हमें पहली बात यही बात बताया गया। देखिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके सब बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, क्या नोट्स बनाना है। पहली बात मैं आपको बता दूं, हमने क्या बताया कि हमने यही बात बताया कि जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक, क्या हमने कहा? केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले, ये बात याद रखेंगे, समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक, वो 2 प्रकार के असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। कैसे? तो समान ऊर्जा वाले 2 डी कक्षक होते हैं। डी कक्षक में कितने कक्षक होते हैं? 5 ही ना ऑर्बिटल होते हैं ना, 5 ही ना कक्षक होते हैं। तो ये 5 कक्षक हैं। तो ये जो है, ये 2 प्रकार की ऊर्जाओं में टूट जाते हैं। पहली किस तरीके से? तो पहला ये इस तरीके से 2 और 3 कक्षकों में टूट गए। देखिए, ये 5 हम जानते हैं समान ऊर्जा वाले ये डी कक्षक हैं। तो इनकी जो डी कक्षक है, इसमें 5 कक्षक होते हैं। तो 5 कक्षक है, तो 2 ऊपर और नीचे 3। तो ये समान ऊर्जा वाले थे, परंतु अब ये 2 कक्षक हैं, तो इसकी ऊर्जा अलग हो गई, इसकी भी ऊर्जा अलग हो गई। तो 2 असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। तो यही बात केवल हमें बताया गया कि केंद्रीय धातु परमाणु जब लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो
कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो दो प्रकार के असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं। केवल इतनी ही बात आपको याद रखना है। वही बात हमने लिखा है, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। इतनी बात समझ गए। उसके बाद दूसरा इसी नियम में हमें बताया गया कि डी कक्षकों का यह विपाटन, डी कक्षकों, ये जो डी कक्षक है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इसका जो विपाटन हुआ है मतलब जो टूटना है इसका, ठीक है ना, वह संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। संकुल मतलब जो उपसंयोजक यौगिक होता है उसे हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। मतलब डी कक्षकों का जो ये विपाटन है, जो टूटना है, वो उपसंयोजक जो ज्यामिति होता है, उपसंयोजक यौगिकों की जो ज्यामिति होता है उस पर निर्भर करता है। बात आप समझ गए। तो ये दो पॉइंट्स आपको लिखना है, ये आपको बनाना नहीं है अभी फिगर, ठीक है ना, मैं बताऊंगा कहाँ पे बनाना है। ये तो केवल मैंने यहाँ पे समझाने के तौर पे आपको ये हमने बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इतनी बात। तो ये केवल आपको इतनी ये बातें लिखनी है। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसको लिखने के बाद तीसरा हमें और भी पॉइंट्स बताए गए हैं। देखिए तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार हमें तीसरा, दो हो गया, तीसरा फिर से नीचे ही आप लिखेंगे उसके। तीसरा कह रहा है कि डी कक्षकों का जो विपाटन होता है मतलब टूटना होता है, जिन दो समूहों में होता है उन्हें T2G और EG कक्षक कहते हैं, और इनके बीच की ऊर्जा का अंतर जो होता है वो 10dq या डेल होता है, ठीक है ना। इन ऊर्जा अंतर को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब इन ऊर्जाओं के अंतर को ही क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी कहते हैं। अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने बताया कि समान ऊर्जा वाले जो दो कक्षक, समान ऊर्जा वाले डी जो कक्षक हैं, तो डी कक्षक कितने होते हैं? डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल, 5 कक्षाएं होती हैं। तो ये क्या है? समान ऊर्जा वाले हैं, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। तो ये दो प्रकार की कक्षकों में, मतलब दो प्रकार की असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में ये टूट जा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है ना। 5 हैं, 2 3 में टूट गए। तो ये क्या जा रहा है कि डी कक्षकों का जो विपाटन होता है, टूटना होता है, वो जिन दो समूहों में होता है, जिन दो समूहों में होता है उन्हें T2G और EG कक्षक कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो 2 है उसे हम EG कक्षक कहते हैं, जिसमें 2 कक्षक है उसे EG से प्रदर्शित करते हैं, और जिसमें 3 है उसे T2G कक्षक कहते हैं। T2G ये कक्षक है, ये क्या है? EG कक्षक है। इतनी बात समझ गए। कह रहा है इनके बीच की ऊर्जा अंतर, मतलब इन कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो क्या होता है? 10 होता है, 10dq होता है। मतलब इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा है वो क्या होता है? 10dq होता है। या ना पता हो तो केवल आप डेल भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इनकी ये जो 10dq हम कह रहे हैं, या जो ऊर्जा है, उन्हीं ऊर्जा को क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी कहते हैं। तो बात आप समझ गए ना। अभी ये फिगर आपको बनाना नहीं है, मैं बताऊंगा कहाँ पे बनाना है आपको। केवल मैं इसलिए फिगर बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिगर ना बताता तो आप कहते सर सब रटवा ही रहे हैं। देखिए कुछ टॉपिक होते हैं जिसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होता है, तो मैं ये कहूँगा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस केवल डी जो कक्षक है समान ऊर्जा वाले हैं, ये 2 असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाते हैं, ठीक है ना। जो असमान ऊर्जा में टूट जाए तो इन कक्षकों को, एक को IG कहते हैं, EG कहते हैं, एक को T2G कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो 10dq है। ना पता हो तो केवल आप आप डेल भी लिख सकते हैं। और इन दोनों कक्षकों के बीच की जो ऊर्जा अंतर है उसी ऊर्जा को ही क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। बात आप समझ गए ना। अब एक और बात याद रखेंगे कि एक और बात मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि देखिए इस वाले जो कक्षक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं,
इस वाले कक्षक को हम dx स्क्वायर y स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं और ये जो कक्षक है इस कक्षक को dz स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार ये जो पहली जो ये कक्षक है इसे हम dxy से प्रदर्शित करते हैं, फिर से इस वाले को dyz से प्रदर्शित करते हैं और इस वाले को dzx से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इतनी बात आप समझ गए। चलिए, आपने यही समझा कि जो क्या हमने पढ़ा था, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी बाहरी कक्षा जो है, बाहरी जो समान ऊर्जा वाली डी कक्षक होते हैं वो दो असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, असमान ऊर्जाओं वाले कक्षकों में टूट जाते हैं या विपाटन हो जाते हैं। एक को Ig कहते हैं Eg, एक को T2G कहते हैं। ये हमने बता दिया कि पहले को क्या कहेंगे, दूसरे का नाम क्या है। ठीक है, इनके बीच की ऊर्जा अंतर 10 dQ होता है। याद रखेंगे 2 है तो इन कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो 6 dQ होता है और जो 3 वाले होंगे उनकी ऊर्जा कितना होता है, 4 dQ होता है। तो 6 और 4 मिल जाएंगे तो 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। चलिए, तो इतना हमने समझ लिया। फिर से चौथे पे आते हैं। 3 आपको समझ में आ गया होगा। चौथा कह रहे हैं डी कक्षकों का विपाटन निम्न 2 प्रकार से होता है। जो डी कक्षकों का विपाटन है, टूटना है, वो निम्न 2 प्रकार से होता है। एक होता है अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, तो एक ये है, और एक है कि चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। तो ये 2 हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। चलिए, मैं आशा कर रहा हूँ आपको रटना नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है ना। देखिए, अभी आपको एक बार और मैं रिवीजन भी करा दूंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप याद कर लें। देखिए, जो डी कक्षक टूट रहे हैं, विपाटन हो रहा है, टूट रहे हैं, तो वो 2 प्रकार से हो रहे हैं। पहला है कि अष्टफलकीय संकुल, एक है अष्टफलकीय जो संकुल होता है यह उपसंयोजक यौगिक में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, और एक है चतुष्फलकीय उपसंयोजक यौगिक में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। एक अष्टफलकीय, एक चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय के लिए देखिए, अष्टफलकीय के लिए हमें इसके नीचे बीच में आपको एक फिगर बनाना है। वो फिगर क्या है समझिएगा। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमने क्या बना लिया, समान ऊर्जा वाले डी, ये हमने बनाया है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। ठीक है ना। ये समान ऊर्जा वाले हमने डी कक्षक बना लिया है। डी में 5 कक्षक होते हैं, तो ये हमने बना लिया। अब इसका क्या हो रहा है, अब देखिए इस तरीके से ये ऊर्जा का अंतर है। अब देखिए ये जो है ये 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, एक ऊपर 2 में और नीचे 3 में। ठीक है ना। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ऐसे में प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको रटना ना पड़े, समझ कर याद कर लें। कह रहा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी अंतिम जो डी कक्षक होते हैं जिसकी ऊर्जा समान होती है, तो वही लिखा गया समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं 2 प्रकार के असमान कक्षकों में विपाटन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब टूट गए तो अब देखिए हम जानते हैं जब 2 हो तो यहाँ पे कहा गया है ना कि डी कक्षकों का विपाटन 2 समूहों में होता है। जिन 2 समूहों में होता है उन्हें T2G और EG से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम जानते हैं आप EG से, और इसके T2G से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ के उसके बाद हमने बताया यह, इसको क्या लिखते हैं भैया, इसको dx स्क्वायर y स्क्वायर लिखते हैं, और इसको dz स्क्वायर लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको dxy कहते हैं, फिर से इस वाले को dyz कहते हैं, और इस वाले को dzx कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद इसकी जो ऊर्जा होती है Ig की जो ऊर्जा का अंतर होता है, ऊर्जा जो होता है
वो 6dq होता है। और इसकी जो ऊर्जा होता है ये T2g का ये होता है 4dq। और इन दोनों का जो ऊर्जा अंतर होता है मतलब टोटल ऊर्जा वो 10dq होता है, 10dq, जिसे हम डेल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सी बात है, इसको लिखने के बाद आपको ये यहाँ से लेकर ये फिगर आपको केवल बना लेनी है। बात समझ गए ना। देखिए उसके बाद आता है चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन। इसको भी हम समझा देते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं याद करा दूं। देखिए इस सिद्धांत में हमें क्या क्या बातें बताई गई। सबसे पहले कह रहा है जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं और समान ऊर्जा वाले दो बराबर कक्षकों में टूट जाते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ गए, समान ऊर्जा वाले जो डी कक्षक होते हैं और समान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में टूट जाते हैं। पहली बात समझ गए। दूसरी कह रहा है डी कक्षकों का जो विपाटन होता है, टूटना होता है, वो जो उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये आपको याद करना होगा। तीसरा कह रहा है कि डी कक्षकों का विपाटन जो होता है, टूटना होता है, जिन दो समूहों में होता है उन्हें T2g और EG कक्षक कहते हैं। इनके बीच की ऊर्जा अंतर 10dq या डेल होता है। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर वो 10dq या डेल होता है। और इनके ऊर्जा अंतर को, इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अगला कह रहा है डी कक्षकों का जो विपाटन होता है निम्न दो प्रकार का होता है। डी कक्षकों का जो विपाटन होता है निम्न दो प्रकार का होता है। उसमें से हमने एक प्रकार देख लिया कि जब ये टूट रहा है तो ऊपर 2 और नीचे 3 बन रहा है, तो ये अष्टफलकीय के लिए है। अब आता है चतुष्फलकीय में अगर टूटेगा तो कैसे बनेगा। तो वैसा ही चतुष्फलकीय में कैसे बनेगा ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देख लीजिए भैया। ठीक, देखिए चतुष्फलकीय में क्या होगा, इस प्रकार समान ऊर्जा वाले डी कक्षक होंगे 5। ठीक है, ये क्या होंगे, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। और ये क्या होंगे, ये उनका ऊर्जा अंतर है। और जब ये टूटेंगे तो ये कैसे टूटेंगे, ऊपर अब हो जाएंगे 3 और नीचे हो जाएंगे 2, तो इस तरीके से टूटेंगे। उसके बाद हम जानते हैं जिनकी 3 कक्षकें होती हैं उन्हें हम किससे, T2g से प्रदर्शित करते हैं, G कहते हैं, और इसको IG कक्षक कहते हैं, IG कक्षक कहते हैं। इतनी बात जान गए। उसके बाद इनकी ऊर्जाओं का जो अंतर है वो 4dq होता है और इनकी ऊर्जाओं का अंतर क्या होता है, 6dq होता है। और दोनों की ऊर्जाओं का अंतर कितना होता है, 10dq होता है। इतनी बात लिख लीजिए। उसके बाद जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा इसके ऊपर ये लिख लीजिएगा dxy, इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे dzy से, ऐसे zx से, तो ये लिख लेंगे। इसके नीचे आप लिख लेंगे ये वाला। बात समझ गए। मतलब केवल अंतर क्या है कि ये जो ऊपर है इसको नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है, सेम टू सेम है। तो वही कहा जा रहा है कि डी कक्षकों का जो विपाटन होता है, टूटना होता है, वो 2 प्रकार से होता है और दोनों प्रकार भी हमने देख लिया। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। 5 नंबर वाला टॉपिक है, जल्द से जल्द अभी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जल्दी आपको अभी आज ही के शाम अभी आपको 8 बजे एक वीडियो मिलेगा, उसको भी आप देखिएगा। उसमें हमने रसायन विज्ञान का आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन भी हो जाएंगे। और
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।